ईरान, इसराइल और अमेरिका, इन तीनों देशों के बीच में जो लड़ाई चल रही थी वो लड़ाई अब रुक चुकी है, थम चुकी है और इस लड़ाई को कहा जा रहा है 12 रोज़ा जंग। अमेरिकी सदर ट्रंप ने सीज़ फायर का ऐलान कर दिया और सीज़ फायर को ईरान ने भी मान लिया, इसराइल ने भी मान लिया और जंग अब रुक चुकी है। दोनों मुल्कों में हालात बेहतर हो रहे हैं, लेकिन ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि इस जंग में जीत किसको मिली है, इस जंग में नुकसान किसका ज़्यादा हुआ है और अमेरिका ने, इसराइल ने इस जंग का जो हदफ और मकसद तय किया था उसमें क्या इन लोगों को कामयाबी मिली है। और आज जो मैं तज्ज़िया बताने जा रहा हूँ मेरा अपना और पर्सनल तज्ज़िया नहीं है, मैं अपना ज़ाती और पर्सनल तज्ज़िया अगली किसी वीडियो में करूँगा। आज मैं जो कुछ बताने जा रहा हूँ वो दुनिया भर के एक्सपर्ट के हवाले से कि अमेरिका में जो माहिरीन और एक्सपर्ट बैठे हैं वो क्या कह रहे हैं, दुनिया के दूसरे देशों के जो माहिरीन और तज्ज़िया निगार हैं उनकी क्या राय है, CNN ने क्या लिखा है, अल जज़ीरा ने क्या लिखा है या न्यूयॉर्क टाइम्स में क्या कुछ लिखा जा रहा है। और इस तज्ज़िया को समझने से पहले ये समझना होगा कि इस लड़ाई में अमेरिका और इसराइल एक साथ थे और ईरान अकेला था। ईरान ने अकेले अमेरिका का भी मुकाबला किया, इसराइल का भी मुकाबला किया। अमेरिका के कहने पर ही इसराइल ने 13 जून को ईरान पर हमला किया था और फिर जब इज़राइल इस जंग में अकेले अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका, जो हदफ इज़राइल ने तय किया था उसमें कामयाबी नहीं मिल रही थी, उसके बाद इज़राइल ने ट्रंप पर, अमेरिकी सदर पर दबाव बनाया और अमेरिका में जो यहूदी लॉबी है उसने ट्रंप पर दबाव बनाया और इतना दबाव बना अमेरिकी सदर पर कि न चाहते हुए भी अमेरिका को डायरेक्ट इस जंग में आना पड़ा। उसने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया। उसके बाद ट्रंप ने अपनी फ़ौज की, अपनी हुकूमत की कामयाबी का डंका बजाया कि हमने ईरान के तीनों न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। लेकिन जो एक्सपर्ट हैं, जो तज्ज़िया निगार हैं, वो कह रहे हैं कि जो हदफ अमेरिका और इज़राइल ने ईरान को लेकर तय किया था उसमें कामयाबी नहीं मिल सकी है। ये अल जज़ीरा में एक रिपोर्ट सामने आई है, इसी तरह की रिपोर्ट दूसरी जगह सामने आई है और ईरान पर हमला करने के हवाले से अमेरिका और इज़राइल का जो 2 सबसे बड़ा हदफ था वो ये था कि एक, ईरान में जो न्यूक्लियर साइट्स है उसको मुकम्मल तौर पर तबाह व बर्बाद कर देना है। ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको ख़त्म कर देना है कि आइंदा ईरान न्यूक्लियर तवानाई हासिल ना कर सके। सिर्फ हथियार बनाने के लिए नहीं बल्कि पुरअमन मकसद के लिए भी, बिजली की पैदावार के लिए भी या दूसरे कामों के लिए भी ईरान न्यूक्लियर तवानाई हासिल ना कर सके। और दूसरा मकसद ये था कि ईरान में रिजीम चेंज हो जाए, हुकूमत बदल जाए। ईरान में इन दिनों इस्लाम पसंदों की हुकूमत है, वलायत फ़क़ी का निज़ाम है, तो ये निज़ाम ख़त्म हो जाए और रज़ा शाह का बेटा जो इन दिनों अमेरिका में मौजूद है उसको ईरान की हुकूमत सौंप दी जाए, वो ईरान का बादशाह बन जाए और दोबारा से फिर ईरान में बेहयाई आम हो जाए, लिबरलिज़म आम हो जाए, वेस्टर्न कल्चर ईरान में आम हो जाए। ये 2 मकसद था ईरान में हमला करने का, इज़राइल का और अमेरिका का, लेकिन दोनों में कामयाबी नहीं मिल सकी। और अब जब मीडिया में इस तरह की रिपोर्ट सामने आने लगी है तो अमेरिकी सदर ट्रंप के होश उड़ गए हैं और ये मीडिया की रिपोर्ट को गलत बता रहे हैं, CNN पर सवाल उठा रहे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स को झूठा प्रोपेगेंडा करार दे रहे हैं। अब पहले ये अल जज़ीरा की रिपोर्ट देखिए। अल जज़ीरा ने एक तज्ज़िया शाये किया है और पॉलिटिकल कमेंटेटर है ओरिल गुलबर्ग, इन्होंने एक तज्ज़िया क्या है और अल जज़ीरा में पूरा इनका आर्टिकल आया है जिसमें इन्होंने कहा कि इज़राइल का 2 मकसद था, रिजीम चेंज इन ईरान, और जो इनका जो एक पहला मकसद था कि न्यूक्लियर साइट्स या न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म कर देना। तो 2 मकसद इज़राइल ने तय किया था ईरान पर हमला करने के लिए। लेकिन अब रिपोर्ट सामने आई है CNN की, न्यूयॉर्क टाइम्स की, वाशिंगटन पोस्ट की और अमेरिका के इन बड़े बड़े मीडिया हाउसेज ने ये रिपोर्ट अमेरिका की इंटेलिजेंस की बुनियाद पर शाये किया है कि जिन न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका ने हमला किया, सेटेलाइट की जो तस्वीरें वहाँ से सामने आई है तो न्यूक्लियर साइट्स तबाह नहीं हुआ है और सिर्फ 2-3 महीना पीछे हो गया है ईरान, उससे ज़्यादा नहीं। यानी ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी था, जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है ईरान की, तो अमेरिका के इन हमलों की वजह से 2-3 महीना ही पीछे हुआ है ईरान, उससे ज़्यादा नहीं। 2-3 महीने के बाद दोबारा ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आसानी के साथ जारी
रख सकता है। उसके अलावा रिजीम चेंज की इन लोगों ने बातचीत की थी, तो रिजीम चेंज का उल्टा असर हो गया। जो अवाम ईरान की मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ थी या ईरान की पासदाराने इनकलाब के ख़िलाफ़ थी, वो दोबारा अब हिमायत में आ गई है और ईरानी कौम को लगने लगा है कि पूरा ईरान ही इनके निशाने पर है। इनको दुश्मनी या इनको प्रॉब्लम मौजूदा हुक्मरानों से नहीं है, सुप्रीम लीडर से नहीं है या इस्लामी निज़ाम से नहीं है, बल्कि ईरान ही इनके लिए प्रॉब्लम है। और इसलिए जो मुखालफीन थे वो भी सड़कों पर आ गए हैं और लगातार देखा जा रहा है कि ईरान की राजधानी तेहरान में बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं और लाखों लोग सड़कों पर उतरकर साथ दे रहे हैं। अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, सबसे पहले ये सैटेलाइट की तस्वीर है और दुनिया भर की मीडिया इन तस्वीरों के ज़रिए ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि कितना नुकसान हुआ है और ये अमेरिका के हमले की वजह से नुकसान हुआ या ये नुकसान हुआ और ये नुकसान हुआ। और जो एक्सपर्ट हैं, जो माहिरीन हैं, वो ये बता रहे हैं कि इस तरह का जो नुकसान हुआ है अमेरिका की बमबारी से, अमेरिका ने यहाँ हमला करने के लिए अपने सबसे ताकतवर जंगी जहाज़ का इस्तेमाल किया था। ऐसा बम गिराया था जिसमें जो वारहेड है वो 2700 केजी से ज़्यादा होता है, उसका वेट 13,000 केजी से ज़्यादा था। और पिछले एक वीडियो में मैंने पूरी तफसील बताई थी कि उस फाइटर प्लेन की क्या खूबी है और किस तरह अमेरिका ने पूरी प्लानिंग के साथ हमला किया। लेकिन उस वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि उस जंगी जहाज़ में हमला करने की या बम को गिराने की जो सलाहियत है, तो वो ज़मीन के अंदर जाकर 60 मीटर तक हमला कर सकता है, 200 फीट तक हमला कर सकता है। लेकिन फोर्डो में जो ईरान का न्यूक्लियर साइट है वो 60 मीटर से ज़्यादा नीचे है, यानी 80 से 90 मीटर नीचे है या 260 से 290 फीट वो नीचे है और वहाँ तक उस बम का असर नहीं हो सकता। एक नहीं कई बम गिराए जाएं उस तरह के, उतने ताकतवर, तब भी नुकसान नहीं हो सकता। और यही वजह है कि कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ है, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। और ईरान ने अमेरिका के इस हमले के बाद फ़ौरन कह दिया था कि हमारा अमेरिका के हमले से कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रहेगा। और अब इस खबर को तमाम अमेरिका के बड़े बड़े अखबार ने शाया कर दिया कि ईरान का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है और ट्रंप ने जो कामयाबी का ऐलान किया था, डंका बजाया था, वो सब झूठ है, सच्चाई के ख़िलाफ़ है, आवाम को गुमराह बनाया गया है। कुछ ऐसा ही जैसे हमारे इंडिया में भी कई मरतबा कामयाबी का क्रेडिट लिया जाता है और बताया जाता है कि बड़ी कामयाबी मिल गई है, जीत मिल गई है, ये तबाह बर्बाद हो गया है और पता चला कुछ भी नहीं हुआ। अपोजिशन के लीडरों ने कहा कि जो स्ट्राइक था वो यूं ही बराए नाम था, तो वैसा ही यहाँ भी है। अब ट्रंप ने ट्वीट करके तनकीद की है CNN पर, न्यूयॉर्क टाइम्स पर, वहाँ के दूसरे बड़े बड़े अखबारात पर और कहा ये जितने बड़े बड़े अखबारात हैं, अमेरिका के मीडिया हाउसेस हैं, ये सब झूठा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, फेक न्यूज़ फैला रहे हैं कि अमेरिका का हमला कामयाब नहीं था और उसमें ईरान का कुछ भी तबाह नहीं हुआ, बल्कि अवाम तनकीद कर रही है इन मीडिया हाउसेस की, इनकी झूठी खबरों की बुनियाद पर। और ट्रंप लगातार अब पूरी क़ुव्वत के साथ बार बार इसी बात को कह रहे हैं कि अमेरिका के हमले में ईरान का न्यूक्लियर साइट्स पूरी तरह तबाह हो गया है और ईरान अब दोबारा यूरेनियम में इजाफा नहीं कर सकता। इसके अलावा पिछले कई दिनों से इंटरनेशनल मीडिया में ये खबर भी चल रही है कि 400 केजी जो यूरेनियम था ईरान का, वो कहाँ गया, ईरान ने उसको कहाँ छुपाया और क्या उसमें इतनी ताकत है, इतनी सलाहियत मौजूद है कि उससे 10 बम बनाए जा सकते हैं। जो एक्सपर्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि जितना यूरेनियम अभी ईरान ने बचा रखा है और हमलों की वजह से वो नुकसान नहीं हुआ है, उससे कम अज़ कम 10 एटम बम बनाए जा सकते हैं। और अगर ये खबर है तो फिर अमेरिका के लिए एक मुश्किल घड़ी है या इजराइल के लिए एक मुश्किल घड़ी है। और रिपोर्ट लगातार सामने आ रही है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप या इसी तरह इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू अपनी अपनी आवाम को समझा रहे हैं कि उनको जीत मिल गई है, उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली है। ख़ास तौर पर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने तो जीत डिक्लेयर कर दिया है कि ईरान के ख़िलाफ़ जीत मिल गई है इजराइल को, बेंजामिन नेतन्याहू को। लेकिन अमेरिका के सदर सच्चाई बता रहे हैं और अमेरिकी सदर ने कहा कि हमारे हमले की वजह से तबाह हुआ है, तुम्हारे हमले की वजह से नहीं। इधर अमेरिकी सदर का एक और बयान अब सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है, जिसमें ये कह रहे हैं कि पिछले 2 दिनों में ईरान ने जो मिसाइल हमला किया था इजराइल पर, उन हमलों की वजह से इजराइल में बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी, बहुत ज़्यादा बर्बादी हुई थी।
और इजराइल उन हमलों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसी तरह अगर ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल हमला इजराइल पर जारी रहता तो इजराइल का बहुत बड़ा नुकसान होता। इसलिए मैंने जंगबंदी करा दी है और जंगबंदी हो जाने के बाद उम्मीद यही है कि इजराइल का जो नुकसान है कम हो गया है। और इस जंगबंदी के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अब अपने आप को नोबेल पीस प्राइज का सबसे ज़्यादा हकदार समझने लगे हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो जंगबंदी इन्होंने कराई थी उसके बाद पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता रेजोल्यूशन पास कर दिया कि 2025 का पीस नोबेल प्राइज़ अमेरिकी सदर ट्रंप को मिलना चाहिए। और अब ट्रंप की जो पार्टी है रिपब्लिकन, उस पार्टी ने भी बाज़ाब्ता एलामिया जारी कर दिया है, रेजोल्यूशन जारी कर दिया है कि ईरान और इजराइल के बीच में ट्रंप ने जो सीज फायर कराया है उसकी वजह से ये नोबेल पीस प्राइज़ के हकदार हैं। और अब इस बात को आप जान लीजिए कि जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का क्रेडिट 15-16 मरतबा अमेरिकी सदर ले चुके हैं, ईरान और इजराइल के दरमियान भी सीज़ फायर का क्रेडिट अब ये 50 मरतबा से ज़्यादा लेंगे, कम नहीं लेंगे और पूरी दुनिया को बताने की कोशिश करेंगे कि हमने ही जंग रुकवाई है। लेकिन जो सच्चाई है वो ये कि ईरान और इजराइल के दरमियान जो लड़ाई हुई वो भी अमेरिकी सदर ट्रंप की वजह से ही, इनकी परमिशन से ही इजराइल ने हमला किया था। और इसको आप दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लीजिए कि इन्होंने जंग रुकवाने का काम नहीं किया है, इन्होंने सुलह समझौता नहीं कराया है, बल्कि झूठा इनाम लेने के लिए, फर्जी अवार्ड लेने के लिए इन्होंने दो देशों को आपस में लड़ाया है। दोनों तरफ इन्होंने इंसानों का खून बहाया है। और मैं ये कहूँगा कि अगर सच में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पीस प्राइज़ लेना चाहते हैं, नोबेल इनाम का हकदार ये अपने आप को समझते हैं, तो इन्हें सबसे पहले गज़ा पट्टी में जारी जेनोसाइड को बंद करवाना चाहिए, कत्लेआम को बंद करवा देना चाहिए। अगर गज़ा पट्टी में इजराइल का हमला बंद हो जाता है, इजरायली आर्मी वहाँ से निकल जाती है, तो किसी हद तक डोनाल्ड ट्रंप को पीस प्राइज़ का हकदार समझा जाएगा। लेकिन उससे पहले तो कोई पॉसिबल नहीं है। और सच्चाई यही है कि ये अमेरिकी सदर नहीं करवा पा रहे हैं। इनके हलफ लेने के बाद ही हमास और इजराइल के दरमियान जनवरी 2025 में सीज़ फायर का ऐलान हो गया था। और सीज़ फायर का पहला मरहला मुकम्मल होते ही दूसरे मरहला में जाने से बेंजामिन नेतन्याहू ने इनकार कर दिया था, गज़ा पट्टी पर हमला कर दिया था और ट्रंप कुछ भी नहीं कर सके, समझा नहीं सके। और कल भी बेंजामिन नेतन्याहू ने इसी तरह अमेरिकी सदर ट्रंप की दुनिया भर में बेइज्जती करा दी थी, तो ट्रंप को धमकी देनी पड़ी, गाली देनी पड़ी और तब ट्रंप की जो थोड़ी सी इज्जत है वो बच गई। तो दुनिया भर के जो एक्सपर्ट है वो तज्ज़िया निगार है, यही लिख रहे हैं कि ईरान पर हमला करके अमेरिका और इजराइल अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सके। अमेरिका ने 3 साइट को टारगेट किया था, फोर्डो को, नतन्स को और अस्फहान को। और इन तीनों जगह जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है वो तबाह नहीं हुई है, जो सैटेलाइट की इमेजेस है वो बता रही है। अब ट्रंप का एक और बयान अल जज़ीरा ने शाये किया और हर जगह बयान आया है। दरअसल उन्होंने नाटो के इजलास में कहा कि 12 दिनों की जंग में इजराइल और ईरान थक चुके थे, दोनों का जो फौजी साजो सामान है वो एक तरह से ख़त्म हो रहा था और ये लोग चाह रहे थे कि सीज़ फायर हो, जंगबंदी हो। लेकिन ट्रंप एक सवाल के जवाब में ये भी कहने लगे कि उम्मीद नहीं है कि जो जंगबंदी है, ये जो सीज़ फायर है, इसका सिलसिला आगे जाएगा, बल्कि सीज़ फायर का वायलेशन भी हो सकता है और इजराइल सीज़ फायर का वायलेशन कर सकता है। तो ये ट्रंप कह रहे हैं और कह रहे हैं इट कुड मे बी स्टार्ट सून। तो ये जो जंग है दोबारा शुरू हो सकती है। और दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू पर अब ट्रंप को भी भरोसा नहीं रह गया है। और सच्चाई यही है कि इजराइल ने सैकड़ों मरतबा सीज़ फायर का वायलेशन किया है। इजराइल का ट्रैक रिकॉर्ड कभी भी ठीक नहीं रहा है। इधर ईरान ने बाज़ाब्ता तौर पर अपनी पार्लियामेंट से एक रेजोल्यूशन पास करके कह दिया है कि अब ईरान यूनाइटेड नेशन के वॉच डॉग को सपोर्ट नहीं करेगा। दरअसल एनपीटी को दुनिया के जिन मुल्कों ने साइन किया हुआ है उनमें से ईरान भी है, यानी ईरान न्यूक्लियर तवानाई हासिल करेगा लेकिन पुरअमन मकसद के लिए बम नहीं बनाएगा। इजराइल ने एनपीटी को साइन कर ही नहीं रखा है, कई और मुल्कों ने भी नहीं कर रखा है। ईरान ने एनपीटी को साइन कर रखा है, तो इसका मतलब यह है कि ईरान न्यूक्लियर तवानाई हासिल करेगा लेकिन बम नहीं बना सकता है। पुरअमन मकसद के लिए, बिजली के पैदावार के लिए, काश्तकारी के लिए, कुछ और चीज़ों के लिए वो ये तवानाई हासिल करेगा। और जब ये मुआहदा हो जाता है तो
यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है जिसको कहा जाता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA। ये एजेंसी वहाँ जाकर के जायज़ा लेती है, निगरानी करती है कि जो एटमी तवानाई है ये कितना हासिल किया जा रहा है, कहाँ तक पहुँचा, और एक क्राइटेरिया है कि इतने फ़ीसद तक आप एटमी तवानाई हासिल कर सकते हैं, उससे आगे नहीं। उससे आगे अगर होगा तो उसका मतलब है आप वारहेड बना रहे हैं, बम बना रहे हैं, और इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब ये जो एजेंसी है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इस एजेंसी ने अभी तक तकरीबन ठीक ठाक रिपोर्ट पेश की थी कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो पुरअमन मकसद के लिए है, लोग बम नहीं बना रहे हैं। लेकिन ठीक एक महीना पहले इस एजेंसी ने रिपोर्ट अचानक शाये कर दी कि ईरान पर उनको शक हो रहा है, उनको कुछ अलग जगहों तक रसाई हासिल नहीं करने दी जा रही है। अंदाज़ा यह है कि ईरान बम बना रहा है, और इसी के बाद अमेरिका ने मुज़ाकरात का, डायलॉग का दबाव बनाया। उधर इजराइल ने कहा कि आप जो बातचीत कर रहे हो, हमें आप पर भरोसा नहीं, मुझे हमला करने की इजाज़त दो इसराइल पर। और फिर इजराइल ने आकर के हमला कर दिया, अमेरिका ने उसकी परमिशन दे दी। अब ईरान की पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशन पास करके कहा कि हम इंटरनेशनल एजेंसी को सपोर्ट कर रहे थे, पूरी रिपोर्ट दे रहे थे, उनके नुमाइंदों को यहाँ आने दे रहे थे, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों ने झूठी रिपोर्ट पेश की है। इसलिए अब IAEA के साथ किसी तरह का कोई कोऑपरेशन और ताउन नहीं किया जाएगा। और अब ईरान में इस पर भी बातचीत हो रही है कि NPT का ईरान मेंबर रहेगा या स्टेटिक से ईरान निकल जाएगा। पार्लियामेंट जो ईरान की है उसने बाज़ाब्ता फ़ैसला कर दिया है। ईरान की पार्लियामेंट में कुल मेंबर्स की तादाद है 221, और तमाम MPs ने बइत्तेफ़ाक़ राय वोट कर दिया है कि अब ईरान ये जो नेशनल एजेंसी है IAEA इसको सपोर्ट नहीं करेगा, इसको कोऑपरेशन नहीं करेगा। और ख़बर यह है कि NPT के माहिदे से भी ईरान बाहर निकल जाएगा, उसका मेंबर अब नहीं रहेगा। लेकिन ये पार्लियामेंट का फ़ैसला है, और ईरान में पार्लियामेंट का कोई भी फ़ैसला उसी वक्त नाफिज होता है जब ईरान की नेशनल सुप्रीम काउंसिल उस पर मेहर लगा देती है। तो ईरान की नेशनल सुप्रीम काउंसिल का फ़ैसला अभी तक बाकी है इस पूरे मामले पर। तो फ़िलहाल ईरान, इजराइल और अमेरिका की लड़ाई में एक तरफ अमेरिका, इजराइल था और ईरान तन्हा था, और जो इंटरनेशनल तज्ज़िया निगार हैं, जो एक्सपर्ट हैं दुनिया भर के, वो यही कह रहे हैं कि इस लड़ाई में फ़िलहाल तो ईरान ने ही जीत हासिल की है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल दोनों हदफ हासिल नहीं कर सके। इन दोनों ने मंसूबा बनाया था न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करने का और ईरान को इस काबिल बनाने का कि वो दोबारा कभी भी न्यूक्लियर तवानाई हासिल करने के बारे में ना सोच सके। लेकिन तमाम मीडिया हाउसेज ने अब यही दावा किया है कि ईरान दोबारा बना सकता है। ईरान भी यही कह रहा है कि उसने यूरेनियम को पहले ही कहीं और शिफ्ट कर दिया था। दूसरा मकसद था रिजीम चेंज करना, हुकूमत बदलना, और ये और उल्टा पड़ गया है। और जंग में मकसद ये नहीं होता, अहम ये नहीं होता कि कहाँ किसकी ज़्यादा तबाही हुई है, किस देश में कितने लोगों की मौत हुई है। असल ये होता है कि किसने हदफ को हासिल किया है, किसने जीत को हासिल किया है। तो ईरान का हदफ है न्यूक्लियर पावर बनना, और ईरान लगातार इसमें आगे बढ़ रहा है। मैं भी ईरान जा चुका हूं, कई लोग जा चुके हैं, और जब वहां के एक्सपर्ट्स से, थिंक टैंक से बातचीत हुई तो वो लोग जिस तरह बताते हैं या उनके बोलने का जो लबो लहजा होता है उससे साफ पता चल रहा है कि ईरान ये ताकत हासिल कर चुका है। और शायद यही वजह है तब ईरान अमेरिका से भी पंगा लेने की कोशिश करता है, इजराइल को भी आंखें दिखाता है। और इस मरतबा ईरान ने इजराइल में जिस तरह की तबाही मचाई है, जिस तरह की क़यामत बर्पा की है, वो पूरी दुनिया ने देख लिया है। और अब पूरी दुनिया को कहा जा रहा है कि वो ईरान से सबक सीखे। और सभी लोग ये बात कह रहे थे कि अगर लड़ाई लंबी चलेगी तो इजराइल नहीं टिक पाएगा। और यही वजह है कि अब इजराइल में वहाँ के जो अपोजिशन लीडर है, वहाँ की जो आवाम है, वो अपनी सरकार पर दबाव भी बना रही है कि ईरान के साथ साथ हमास के साथ भी वो सीज़ फायर का ऐलान कर दे, और जो कैदी गज़ा पट्टी में मौजूद हैं हमास के हाथों में, उसको निकाला जाए। क्योंकि 22 महीने का अरसा गुजर चुका है और इजराइलियों का जो सुकून है, उनका जो चैन है, वो गायब हो चुका है। इस वीडियो में इतना ही। आपके ख्याल से इस जंग में किसने जीत हासिल की है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए।